अभी मैं अदीब भाई की गुफ्तगू सुन रहा था, उससे पहले इलियास आदमी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। मैं अपनी बात की शुरुआत इससे करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हों, आपको सियासत में दिलचस्पी हो या ना हो, सियासत को आप में दिलचस्पी है। Wherever you are, you may not be interested in politics, but politics is interested in you. अदीब भाई की उस बात पे हमने बहुत गौर किया और उससे बहुत डिस्कशन भी रहा रिजल्ट में और मुख्तलिफ़ जगहों पे कि क्या मुसलमानों को इस इलेक्शन से बिल्कुल या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बतौर ख़ास दूर रह के कोई लाया अमल तैयार करना चाहिए। दूसरी अहम बात कि क्या मुसलमानों की कोई अपनी सियासी क़यादत अपनी सियासी जमात की शक्ल में होनी चाहिए। जब मैं अपनी सियासी जमात या अपनी सियासी क़यादत की तरफ सोचता हूँ तो दो मॉडल हमारे सामने आते हैं। एक केरला का मॉडल है जिसमें मुस्लिम लीग की क़यादत में मुसलमानों ने अपने आप को मुनज़्ज़म किया, मजबूत किया और वो एक कामयाब तजर्बा रहा। लेकिन दूसरा मॉडल हमारे सामने आसाम का है। कश्मीर के बाद सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की आसाम में। मुसलमानों ने अपने आप को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म किया, एक सियासी जमात भी बनाई और नताइज आपके सामने है आसाम के। जब ये दो मॉडल सामने आते हैं, ज़ाहिर सी बात है बुज़ुर्ग हैं हमारे सामने, आपका तजर्बा ज़्यादा है। मैं पॉलिटिकल साइंस का एक अदना तालिब इल्म हूँ, डेजिग्नेशन प्रोफेसर है, ये बात अलग है। उससे अलग हट करके मैं चाहता हूँ कि जब आप कोई सियासी क़यादत या सियासी तौर पे अपने आप को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करें तो ये दोनों मॉडल भी आपके सामने होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुसलमान तकरीबन 20% हैं, बंगाल में 28% हैं, वहाँ पे 30% है आसाम में। तो आसाम में ये 30% रहते हुए ये मॉडल क्यों कामयाब नहीं हुआ और केरला में कम तादाद होती हुई ये मॉडल क्यों कामयाब हुआ, ये सोचने की ज़रूरत है। नंबर 2, अदीब भाई की बात की मैं थोड़ी वजाहत चाहता हूँ, चूँकि ये हमारे सीनियर हैं, बड़ी इज़्ज़त करता हूँ कि और मिली मसाइल पर मैंने कभी भी इनको खामोश रहते हुए नहीं देखा है। हमेशा मुसलसल बोलते रहे, कुर्बानियाँ भी हैं। मैं जानता हूँ कि जो सिग्नेचर कैंपेन उन्होंने चलाया था हिंदुस्तान में, शायद वो पहली कोशिश थी मुसलमानों की तरफ से या किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरफ से। ये बहुत बड़ी कोशिश थी, मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। उस पर खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला, लेकिन वो बहुत बड़ी कोशिश थी। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये आप इसकी वजाहत ज़रूर करें कि सियासत से मुसलमानों को दूर रहने की कोशिश कहने के लिए आप कह रहे हैं या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर रहने के लिए कह रहे हैं, एक ख़ास मुद्दत के लिए। इसकी वजाहत होनी चाहिए, उसके बाद शायद कोई डिस्कशन आगे बढ़ता है। तीसरी अहम बात कि क्या ये जो सूरत हाल है मुल्क में, इसका एहसास तो मुसलमानों को है। बीमार हैं ये सब जानते हैं, लेकिन बीमारी की जो तशख़ीस करते हैं उसमें और उसके बाद से जो इलाज दरियाफ्त करते हैं या जो रेमेडी सजेस्ट करते हैं उसमें अक्सर आप खामियां पाएंगे। एक इलाज सर सैयद ने उस ज़माने में, यानी उन्होंने तलाश किया मुसलमानों की बीमारी और एक सोल्यूशन पेश किया। उसी सॉल्यूशन को मुसलसल मुसलमान रिपीट करते रहते हैं और कहते हैं कि सिर्फ आप एजुकेशन पे कंसंट्रेट कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। मुसलमानों का आईएएस एकेडमी बनाने का बड़ा शौक़ होता है मुसलमानों को, और ये अक्सर दानिश्वर जो ख़ास करके लाल बत्ती और ब्लू बत्ती जब उनकी उतर जाती है तो वह अक्सर आके मशवरा देते हैं कि आप आईएएस की तरफ जाइए, यूपीएससी की तैयारी कीजिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाइए। इस मुल्क में एक भूखी नंगी कौम ने जितने इदारे कायम कर रखे हैं, तालीमी इदारे, उतने किसी कौम ने नहीं कायम किया। आप बताइए, पूरा मदारिस का जाल ये भूखी नंगी कौम, इतनी मफलूक़ हाल कौम वही तो चला रही है पूरे मदारिस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मुकाबले में आप बताइए ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इस मुल्क में जो रिजर्वेशन के बेनिफिशियरीज हैं उन्होंने कितने इदारे कायम किए। स्टेट की पावर को समझे बगैर मुसलमान उससे दूर रह के कोशिश ये करता है कि अपना शेयर मांगे बगैर एक अपनी अलग। तो आपकी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है? उत्तर प्रदेश के बजट का आपको अंदाजा है? सालाना बजट क्या है? आप कहते हैं अपना बना लीजिए और इदारे आप बनाइए। सरकार एफिडेविट ये डाल रही है कि एमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, जामिया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, और आप बचा लीजिए, आप इदारे बनाइए। बचाने की हालत में आप नहीं अपने बनाए हुए इदारों को जो बुजुर्गों ने बना दिए। तो ये जो मुसलमानों को कहा जाता है सिर्फ एजुकेशन पे कंसर्न, मैं कहता हूँ एजुकेशन बहुत अहम है, मैं एक तालीमी इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन सिर्फ की जो ये बात कही जाती है, सर सैयद ने जिस ज़माने में सोल्यूशन दिया था उन्होंने भी सिर्फ उसकी बात नहीं की। 3 तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सर सैयद ने खुद बनाई थी। सर सैयद ने कभी पॉलिटिक्स से दूर रहने की बात नहीं, 3 सियासी ऑर्गेनाइजेशन खुद सर सैयद ने बनाई है।
और असबाब बगावत हिंद क्या है, लॉयल मोमिन ऑफ इंडिया क्या है, तहज़ीबुल अखलाक के वो जो मज़ामीन हैं वो क्या है। सर सैयद का जो मॉडल था वो 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी के लिए बहुत ही अच्छा था और मैं उसकी बिल्कुल यानी मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन सिर्फ ये एक सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर मान लिया कि जो हमारे बुजुर्ग ये बात कर रहे थे, यकीनन वो सियासी पस मंज़र जो है, जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाती है या जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है उसमें ये बातें नहीं आती हैं, तो उनको सुन करके भी यकीनन बहुत क्लैरिटी मिलती है। इलियास आदमी साहब या मुख्तलिफ जो लोग आपके सामने ये बातें रख रहे थे, क्योंकि ये हमारी अपनी हिस्ट्री है जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं, और उसके बाद हिस्ट्री हमें गाइड करती है, एक ख़ास करके एक डायरेक्शन देती है, तो वो कोशिश यकीन होनी चाहिए। एक और अहम बात है कि मुसलमानों के बीच में जितनी महफिलें होती हैं, बड़ी मैं माज़रत के साथ बुज़ुर्गों से, हमारे यहाँ बड़ी कोशिशें होती हैं स्टेज पे बैठने की या आगे बैठने की, ये बड़ी कोशिशें रहती हैं लोगों में अक्सर महफिलों में, और मैं ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ उस तरह की महफिलों में, हालांकि मेरी कोई हैसियत नहीं, आई एम टू स्मॉल पर्सन, लेकिन ये बड़ी कोशिशें होती हैं। एक्टिविस्ट की जो रोल होता है, कि एक्टिविस्ट की ज़ील होती है कि पीछे भी बैठ करके हमारा जो भी कायद है या जो भी इशू है हम उसके साथ खड़े हुए हैं, हम बाहर भी हैं जहाँ भी हैं, लेकिन 24 घंटे हम उस इशू के साथ हैं। जो कैफियत अदीब भाई आपकी है वही कैफियत मेरी है। मुझे ये लगता है कि अगर कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर या शुगर, ये तमाम चीज़ें अगर आज के लोगों में, मुसलमानों में बहुत ज़्यादा होंगी, तो जो भी सोचने समझने वाला आदमी है वो इन तमाम चीज़ों को फेस कर रहा है कि आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। जेनोसाइड वॉच ये करिए कि 9th स्टेज में आप आ चुके हैं। इकोनॉमिक बाइकआउट का कॉल दिया जा रहा है, जो टैंटामाउंट टू जेनोसाइड कन्वेंशन अगर आप पढ़ें तो वो जेनोसाइड के बराबर अगर किसी कम्युनिटी के इकोनॉमिक बाइकआउट का कॉल दी जाए। बाज़ाब्ता अब हमारी ये सूरत हाल ये है कि हम भी ये कहने के मौजूद है कि हम पत्थर चलाते हैं। उससे पहले एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन हम नहीं जानते, हम पत्थर कब चलाते हैं। सेल्फ डिफेंस को भी आप पत्थर चलाना कहने पे मजबूर हो गए हैं। सेल्फ डिफेंस को, यानी आपके घरों पे कोई हमला करे, आपकी मस्जिदों पे भगवा झंडा लहराए, और उसके मुकाबले में जब कोई रेजिस्ट करे, उस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो ये पूरा एक मामला है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्रोटेस्ट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस जो है, इसको समझिए ये कौन सा नैरेटिव है। और देखिए हम पोस्ट ट्रुथ के एरा में रहते हैं। मैं एक बार इस बात को रिपीट कर दूं, मुझे मालूम है कि यहाँ पे करामन कातबीन भी होंगे कि हम एक डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। ये तमाम लोग जो यहाँ पे जमा हैं वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते हैं, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन देखिए हमारे जो सियासी लीडरान थे उस वक्त के दानिश्वर थे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बना के हमें दे दिया, उसमें जो राइट्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, वो क्लेम करनी पड़ती हैं। बार बार आपको क्लेम करना पड़ता है, स्पेसेस को क्लेम करना पड़ता है। अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। राइट्स है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा, तो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रीक्लेम करना होगा। सॉल्यूशन के तौर पर मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मुझे मालूम है कि बड़े दानिश्वर और हमारे बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए सॉल्यूशन अगर जब हम तलाश करते हैं, ये अगर आप दलितों की महफिल में जाएँ, अब तो शायद ये वर्ड भी आप इस्तेमाल ना कर पाएँ, जबकि ये दिस इज़ अ वर्ड दैट हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय चॉइस, तो उनके यहाँ ये मामला है कि हम विक्टिम हैं। एक बड़ा तबका ओबीसी का भी वो समझ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म है, उसके थ्रू रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन की पूरी बेनिफिट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और हम मार्जिनलाइज हो जाएंगे। तो एक अगर आप देखें तो एक को सफ़रर्स आपके सामने मौजूद हैं जो मेजॉरिटी है, उसमें दलित भी हैं, उसमें ओबीसी के लोग भी हैं, और उसमें सेकुलर, ह्यूमन राइट्स, पीस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर में यकीन रखने वाले बहुत सारे हिंदूज़ भी हैं। वो ये महसूस करते हैं कि ये अच्छा नहीं है। बात यह है कि ये मुख्तलिफ जगहों पे रह करके, छोटे छोटे तबकों में रह करके जब ये बात करेंगे तो इसको, इस सैलाब को काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन के तौर पे यूनिटी ऑफ को सफ़रर्स है सबसे बड़ी बात। यूनिटी ऑफ को सफ़रर्स में आपको वो तमाम जो सिस्टम ऑफ, जो विक्टिम्स ऑफ सिस्टम है, जो विक्टिम ऑफ फासिस्ट ऑनस्लॉट हैं, उनको जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। यकीनन आपकी अपनी क़यादत होनी चाहिए। मैं उन मीटिंग्स का पार्ट रहा हूँ जिसमें बड़ी सियासी जमातों के सियासी कायदीन ने कहा कि हम किससे बात करें आपके यहाँ, हम चाहते हैं कि ठीक है आप आएँ, लेकिन हम किससे बात करें, हम क्या
किसी मस्जिद के इमाम से बात करें किसी इलाके में, या आप बताइए हम आपकी जो तंजीमें हैं, मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ तंजीमें आपकी हैं, क्या हम उनसे बात करें? या जो मुख्तलिफ़ महाज आजकल बने हुए हैं विद इन मुसलमान, क्या हम उनसे बात करें? हमें तो खुद नहीं समझ में आता हम मुसलमानों में किससे बात करें। मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के जो उलमा हैं, क्या उनसे बात करें? तो ये तो एक आपकी प्रॉब्लम है। ये कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, हम इतने कमज़ोर हैं इस मामले में कि इन कॉन्ट्रडिक्शंस को हम ख़त्म नहीं कर सकते। आप चाहें कि अक़ायद के मामले में या मकातिब फ़िक्र के मामले में आप ख़त्म कर दें, यू कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ बुलडोज़र। आप कोई जैसी भी नहीं चला सकते उस पर, ये याद रखिए कि मौजूद रहेंगे। तो इश्तराक अमल की कोई पॉलिसी मुसलमानों के अंदर तलाश करने की ज़रूरत है, और को सफ़रर्स की यूनिटी की बात करनी है। को सफ़रर्स में वो जो तमाम विक्टिम्स हैं सिस्टम के, जो ऊना से लेकर के और पूरे हिंदुस्तान में चाहे हाथरस में, वो भी विक्टिम है। और आखिरी बात देखिए, हमें जब हम किसी के करीब जाते हैं तो हमें देखना होगा ये जंग सबसे बड़ी नैरेटिव की जंग है। एक वो तबका है जो कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के अभी तक की सिविलाइजेशन हमारी सिविलाइजेशन है, और जो आर्यन सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन और बाहर की सिविलाइजेशन है, वो एक डिस्कोर्स है उनका। आप उस पर यकीन रखें या ना रखें, लेकिन इस नैरेटिव को तो समझने की ज़रूरत है मुसलमानों में। हिस्ट्री को जो रिक्लेम किया जा रहा है या जिस डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री है, उसको आप चैलेंज कैसे करेंगे, इस पे हमारी कोशिशें बहुत तेज़ होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो इतनी छोटी बात नहीं है कि मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूँ। और आखिरी बात के तौर पे, ये जो गैप होता है उलमा और सो कॉल्ड दानिश्वर के बीच में, सारा ब्लेम उलमा पे कि सारे मदारिस मुसलमानों के बैकवर्डनेस के लिए ज़िम्मेदार हैं, एक स्वीपिंग रिमार्क दानिश्वरों की तरफ से मुसलमानों में दिए जाते हैं, नहायत ही कंडेमनेबल और झूठे। और उलमा की तरफ से ये बातें कम आती हैं, मैं ये बताऊं कि दानिश्वर मुसलमानों के ज़िम्मेदार हैं। मुसलमानों के सो कॉल्ड दानिश्वरों से उलमा के ख़िलाफ़ ये बातें आती हैं, मदारिस के ख़िलाफ़। हिंदुस्तान में अगर आपका तशख़्ख़ुस कायम है और आप तहलील नहीं हो पाए हैं, एसिमिलेट नहीं हो पाए हैं, तो थैंक्स टू वही मदारिस जिनको बैकवर्ड कहा जाता है। तो पहले तो ये हमारे स्टेज से ये बातें कभी ना कही जाएँ। ये जो हमारी जो भी मिली तंजीमें जिस शक्ल में मौजूद हैं, ये सब बहुत अहम हमारे लिए। अब अगर इसके साथ आगे बढ़िए तो एक और बात कि जो ये बात हमारे स्टेट से कही जाती है जिससे हम डिस्कनेक्ट मासेस से होते हैं, वो कहते हैं कि साहब ये मुसलमानों में देखिए रुझान ही नहीं है अपने इदारे कायम करने का, या अपनी चीज़ें बनाने की, या पढ़ते नहीं हैं, या मेहनत नहीं करते हैं। ये भी झूठी बात है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जहाँ बैकवर्डनेस की बात कही गई है, उसमें एक बात बहुत अहम है। अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें लिखा है कि हिंदुस्तान की तमाम सोशियो रिलीजियस कम्युनिटीज़ जिनका सर्वे किया गया, पाया गया कि मुसलमान सबसे बड़ी सेल्फ एम्प्लॉयड कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड इस मुल्क में कोई है तो मुसलमान है। चाहे वो पंक्चर बनाता हो, चाहे वो गैरेज में काम करता हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो ड्राइवर हो। ये मुसलमानों के ये तबकात हैं। आप IAS अकेडमी कायम करने की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो कितनी मेहनत करके कितने पैदा कर लेंगे, और पैदा करके क्या कर लेंगे, उनकी क्या वैल्यू होती है, वो क्या कर लेंगे आपके लिए। 50 IAS पैदा कर लें तो क्या आपका सॉल्यूशन है ये? और मैं अदीब भाई नहायत ही मादरत के साथ एक अदना तालिब इल्म हूँ पॉलिटिकल साइंस का, आखिरी बात कहता हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ पॉलिटिकल। थैंक यू वेरी मच।